Hello dear student of class 12, this is your physics teacher Anshuman sir, and today we are going to start our new lecture, that is the lecture number 7.3, and in this lecture we are going to discuss that is the series LCR circuit, right? And this is the very important circuit. This circuit is also known as a resonating circuit, और इससे जो है हमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में पता चलेगा कि इम्पीडेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है और जो है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ये तमाम टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, मेंशन्ड हैं, वो सब टॉपिक इससे रिलेटेड हैं। इसलिए ये LCR सीरीज LCR सर्किट जो है हमें पढ़ना है। पैरेलल LCR सर्किट भी होता है, बट आपके सिलेबस में सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है, तो हमें उसे ही क्या करना है, उसकी क्वालिटेटिव और एनालिटिकल मेथड से हमें क्या करना है, उसकी एनालिसिस करनी है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है बात किया था कि फेजर डायग्राम क्या होता है, और फिर हमने इंडक्टर को जब AC से जोड़ा था, कैपेसिटर को AC से जोड़ा था, और रेजिस्टेंस को जब हम लोगों ने AC से जोड़ा था तो हमने उसके डिफरेंट फेजेस हमने कैलकुलेट किए थे। हमने ये देखा था कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को AC से जोड़ते हैं तो उसका जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। फेज डिफरेंस किसके बीच का फेज डिफरेंस? EMF और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। और ये डिसाइड करता है कि किस तरह से उसमें वेरिएशंस होंगे, राइट। सेकेंड, हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग इंडक्टर से किसी भी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो वहाँ पे -π/2 का फेज आता है, और जब हम किसी कंडक्टर को जो है कैपेसिटर से जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो है +π/2 का फेज आता है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था, हमने ये समझा था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है इसका, तो हमने वहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात की थी। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमने एक्सेल से रिप्रेजेंट किया था। एक्सेल इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द ऑफर बाय द इंडक्टर, राइट, इन द व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड विद द AC सर्किट। इसके बाद उसको एक्सेल को हम लोग लिखते थे ω/L, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की थी, जहाँ पे हम उसको XC लिखते थे, XC को हम लिखते थे 1/Cω, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है आपको समझ में आने चाहिए। अब ये जो आपने अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े थे कि हमने AC इसके थ्रू लगाया, AC हमने इसके थ्रू लगाया, तो क्या इसका बिहेवियर होगा। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग जो है इसका कम्बिनेशंस बनाने स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि इनकी जो कम्बिनेशंस होते हैं, इनके जो कम्बिनेशंस होते हैं कि स्पेशल रिजल्ट देते हैं और हमें अलग अलग सर्किट बनाने में हेल्प करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है? आपका जो मोबाइल फ़ोन में किस तरह से जब आप कॉल लगाते हैं तो किसी नंबर पे कॉल लग जाती है, या जब कोई फ़ोन आपके नंबर पे आता है तो आप रिसीव करते हैं और बात कर पाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सब कमाल जो है इन सर्किट्स का है, राइट। दैट इज़ LCR सर्किट का जो है कमाल है कि वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेता है, रिजोनेट कर लेता है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ में आइडिया दिया कि हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सीरीज LCR सर्किट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस आउट करते हैं। सो लेट वी डिस्कस दैट सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। इसको बेटा हम लोग रिजोनेटिंग सर्किट भी कहते हैं, रिजोनेटिंग सर्किट, क्योंकि ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के काम में आता है। आपने कभी देखा है, या रिजोनेटिंग सर्किट कहते हैं, या इसको हम लोग ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं, ट्यूनिंग सर्किट। शायद आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा। एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूनिंग, राइट। एलन ट्यूनिंग जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, जब हिटलर हुआ करता था, और शायद वो ब्रिटिशर्स था, UK से बिलोंग करता था, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे वो, जो एलन ट्यूनिंग थे। और एलन ट्यूनिंग ने जो है एक डिवाइस बनाई थी जिसे उन्होंने ट्यूनिंग सर्किट नाम दिया था, और वो ट्यूनिंग सर्किट ने पूरे वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री चेंज करके रख दी, है ना। जो सैनिक दूसरे सैनिक को मैसेज भेजते थे किसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू, ये क्या करते थे, ट्यूनिंग सर्किट से उस मैसेज को ये डिकोड कर लेते थे, और डिकोड करके ये पता लगा लेते थे कि भाई आज इस जगह पे बमबारी होने वाली है, या यहाँ पर जो है ये अटैक करने वाले हैं। तो इससे जो है हिटलर के जो उसकी जो मंशा थी, हिटलर की जो मंशा थी, या फिर उसके उसकी जो स्ट्रेटजी थी, उसके बारे में जो है ब्रिटिशर्स को पता लग गया, और जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री चेंज होकर के रख गई, है ना। और हिटलर जो है लास्ट में हार जाता है। तो ये जो साइंस के इन्वेंशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। उस टाइम पर सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हो चुकी थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। उस टाइम पे ट्यूनिंग ने LCR सर्किट का यूज़ किया फॉर द, हालांकि उस टाइम पे उन्होंने कुछ अलग तरीके से सर्किट बनाया था, वो अलग विषय है, लेकिन हम LCR सर्किट को रिजोनेटिंग सर्किट या ट्यूनिंग सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एलन ट्यूनिंग ने क्या किया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि हम किसी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं, अगर उस पर हम रिजोनेंस की प्रक्रिया को कर सकें, रिजोनेंस के फिनोमेना को हम लोग अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये LCR सर्किट होता कैसा है और काम कैसे करता है। यहाँ पे मैंने CKT लिखा है, तो शॉर्ट में सर्किट को CKT लिखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक LCR सर्किट बनाता हूँ। तो LCR में सबसे पहले मैं एक इंडक्टर लूँगा, इंडक्टर का मतलब एक सोलोनाइड लूँगा,
होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा। मैंने इसके बाद L लिया, इसके बाद हम लोगों ने जो है C लिया, C कंपोनेंट लिया, ये हमारे पास C कंपोनेंट है। इसके बाद मैंने एक R कंपोनेंट लिया। सो ये आपके पास L हो गया, ये C हो गया और ये R हो गया। ये हो गया इंडक्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक AC सर्किट से जोड़ दिया जिसका EMF है E = E0 sin ओमेगा t। तो इसका जो EMF है वो इंस्टेंटेनियस है, वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो भी चेंज होगा। अब करंट अगर इसमें जा रही है तो हम देखते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसको हम कहते हैं VL, राइट। इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसे हम कहते हैं VC, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है इसे हम लोग क्या कह लेते हैं, दिस इज नोन एज द VR। ठीक है, सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप। और जो इस पे नेट वोल्टेज है, जो यहाँ पे नेट वोल्टेज लगाया गया है, ये नेट वोल्टेज इसके क्या होगा, बराबर होगा, या आप इसे EMF कह लें या वोल्टेज कह लें। ठीक है, अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है बेटा, तो इसमें जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो इसका रिएक्टेंस होगा वो होगा XL, आप जानते हैं। इसका जो रिएक्टेंस होगा उसे हम कहेंगे XC, और इसका जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, R होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। दिस इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से एक फंक्शन निकल के आता है। और अगर मैं यहाँ से VL, VC और VR की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ VL = मैं लिख सकता हूँ I × XL, VC की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ I × XC, एंड VR की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ IR। ठीक है, सो दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट, दैट इज द LCR कंपोनेंट विच इज अप्लीकेबल फ्रॉम दैट। ठीक है, अब अगर इसके लिए हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो ध्यान से समझिएगा, जो आपके पास VL होता है, जो आपके पास VL होता है और जो आपके पास VC होता है, शायद मैंने अभी इसके पहले वाले उसमें जो है मैंने वहाँ पे -π/2 फेज बता दिया था। जो इंडक्टर होता है बेटा, इंडक्टर में जो फेज का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, इंडक्टर में जो फेज का डिफरेंस होता है वो -π/2 होता है। और जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस में जो होता है वो क्या होता है आपका, सॉरी इंडक्टर में जो होता है वो -π/2 होता है, और कैपेसिटर में जो होता है फेज डिफरेंस वो +π/2 होता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, +π/2 एंड -π/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे। अब इसके लिए अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं और ये एज्यूम कर लूँ मैं कि जो आपका VL है, जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो उस VC से क्या है, ज़्यादा है। दैट्स मीन VL इज ग्रेटर दैन VC। तो ऐसे केस में इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, और फेजर डायग्राम से ही बहुत सारी बातें जो हो जाएगी क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसके लिए फेजर डायग्राम बनाऊं तो जो इंडक्टर है उसका फेज होता है बेटा -π/2, इसका जो फेज होता है वो +π/2 होता है, और इसका जो फेज होता है वो 0 होता है। तो फेज भी आपको पता है, आपको उसका रेजिस्टेंस भी पता है, आपको उसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या है, पता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो है आपको इनिशिएट हैं, आपको ये चीज़ें क्या है, विदित हैं, ये चीज़ें आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाता हूँ तो देखिए मैं फेजर डायग्राम यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखिए मैंने एक फेजर डायग्राम बनाया, यहाँ पर मैंने फेजर डायग्राम का मतलब EMF और करंट के बीच में एक रिलेशन मुझे बनाना है। तो मान लेते हैं ये जो है EMF है, ये 0 वैल्यू है, ये EMF आपका है, दिस इज EMF। बेसिकली फेज क्या है, फेज इज द एंगल बिटवीन EMF एंड करंट। EMF और करंट के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। EMF और एंगल क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। इस वाली वैल्यू को मैं मानता हूँ VR क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में I भी काम कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये वाली एक्सिस जो है ये क्या है, ये I है। ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है, ये I है बेटा। ये वाली एक्सिस क्या है, I है। ठीक है, मतलब अगर फेज 0 होगा, फेज 0 का मतलब अगर फाई 0 हो जाए तो E और I एक ही एक्सिस पे आ जाएंगे। अगर एक ही एक्सिस आ जाएंगे उस कंडीशन में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा, VR होगा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं ये बात करूं कि -π/2 का फेज मुझे देखना है, तो -π/2 का फेज का मतलब करंट, EMF और करंट, EMF और करंट के बीच का जो फेज है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कितना, -π/2। तो -π/2 किसके लिए होता है, इंडक्टर के लिए होता है, और +π/2 किसके लिए होता है, ये आपका कैपेसिटर के लिए होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एजम्पशंस लेने हैं। एजम्पशंस क्या लेने हैं, अगर मैं इस करंट को इस एक्सिस पे एज्यूम कर लूँ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर इस एक्सिस पे मैं इस करंट को एज्यूम कर लूँ तो आप देखो अगर EMF आपका यहाँ पे है या EMF को मैं इस पे मान लूँ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये आपके पास जो है करंट है, करंट को आप यहीं पे रहने दो, करंट को आप यहीं पे रहने दो, और इस EMF को आप इस पे एज्यूम कर लो। मेरी बात समझिएगा, करंट को आप ऐसे ही रहने दो, EMF को आप यहाँ पे एज्यूम कर लो। तो
ईएमएफ और करंट के बीच का कितना एंगल बनेगा, दिस इज द 90 एंगल, एंड इस कंडीशन में जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्लस पाई बाई 2 होगी, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीसी कहेंगे, क्या कहेंगे, वीसी कहेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ वीसी। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मुझे जो है नेगेटिव पाई बाई 2 फेज निकालना है, तो चलो मैंने ई को इधर मान लिया, ई को मैंने इधर मान लिया, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हमने क्या मान लिया, VL मान लिया, क्या मान लिया, VL मान लिया। और इस कंडीशन में करंट और इसके बीच का एंगल कितना होगा, दिस विल बी पाई बाई 2। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। भाई करंट और ईएमएफ अगर आप इस डायरेक्शन में इसको मानो तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टर के लिए, ये हो गया कैपेसिटेंस के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं और वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालूँ, ये वाली वैल्यू निकालूँ, मान लीजिए ये ईएमएफ है, इसको मैं फेजर डायग्राम कहता हूँ या फेजर ट्राइंगल कहता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको समझने की बात है। तो अगर मैं इसको O मान लेता हूँ, दिस इज द O, ये पॉइंट जो है आपका O है, और इसे मैं पॉइंट मान लेता हूँ D, क्योंकि आपने कंसीडर किया है कि VL की वैल्यू VC से ज़्यादा है, तो अगर आपको OD की वैल्यू निकालनी है या DO की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा VL माइनस VC, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, जो वैल्यू बचेगी ये एक्चुअल ईएमएफ की वैल्यू बताएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू द VL माइनस VC। तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई आपकी, VL माइनस VC होगी। अब यहाँ से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, अगर ये V माइनस VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC हो जाएगा, ठीक है, VL माइनस VC हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आप इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करके ये इसके ईएमएफ को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, इसको एनालाइज करता हूँ, तो मुझे यहाँ से OE की वैल्यू चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये वाली वैल्यू को मैं स्क्वायर कर दूंगा। ये वाली वैल्यू क्या है, VR है, और ये वाली वैल्यू क्या है, VC है। तो मैं लिखूंगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी अगर ये वोल्टेज हमें पता है, VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें पता है कि VL, VR और VC की वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो मैंने ये वैल्यू रख दिया। मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको किया, VR की वैल्यू रख दी मैंने I इंटू R, ठीक है, I इंटू R का मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे VL माइनस VC है, तो यहाँ पे मैंने VL की जगह पे क्या रखा, VL की जगह पे मैंने रखा XLI, ठीक है, माइनस XCI, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सब में I स्क्वायर कॉमन है, तो I स्क्वायर को आप बाहर लोगे, I स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आई अंडर रूट, और यहाँ आ जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू निकल करके आ गई। अब यहाँ से आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो करंट की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ जाएगी, देखो I को मैं इधर लेना है तो नीचे आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, दिस विल बी, तो ईएमएफ की वैल्यू तो ये हो जाएगी, जो अभी आपने ये वाली वैल्यू निकाली, इस तरह से ईएमएफ निकाल सकते हैं, या इस तरह से आप ईएमएफ निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यूज को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ईएमएफ इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए आप क्या कहोगे, ईएमएफ को आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। ये वाली वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, ठीक है। तो बेसिकली ये बेटा क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये टोटल नेट रेजिस्टेंस है इन द LCR सर्किट ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ड्यू टू इंडक्टिव रेजिस्टेंस, है ना, ये L है और C है, ठीक है। तो ये जो कंबाइन नीचे आ रहा है ये तो करंट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं बेटा, इम्पीडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पीडेंस, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो इम्पीडेंस होता है ये बराबर होता है इस वाली वैल्यू के जो डिनोमिनेटर में है, दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज द इम्पीडेंस। तो बेसिकली इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस इन AC सर्किट। AC सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। जबकि DC में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। DC में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब AC सर्किट से, AC सोर्स से कोई सर्किट जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में जो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है उसको हम नया नाम देते हैं, और उसका नाम हम लोग रखते हैं इम्पीडेंस। और ये इम्पीडेंस जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको ये इम्पीडेंस समझ में आ गया
तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि इनके बीच का फेज क्या है, तो हम लोग फेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से tan phi की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से मुझे फेज की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो tan phi इज इक्वल टू, यहाँ से तो आपको इम्पीडेंस पता चल गया Z, और यहाँ से मैं, अच्छा इम्पीडेंस की भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप। तो tan थीटा इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है VL माइनस VC अपॉन VR, ठीक है। अब वही सेम सिचुएशन है कि आप यहाँ पे XL और XC की वैल्यू रखो, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। सो tan phi का एक नया फॉर्मूला हमारे पास फेज का निकल के आया, और फेज का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। एंड ये फेजर डायग्राम आपको क्या करना है, याद रखना है और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। किसी बुक में जो VL की वैल्यू है, VL की वैल्यू को ऊपर की तरफ दिखाया गया है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि करंट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस तरह से लिख दिया गया है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये कंडीशन तभी वैलिड है जब यहाँ पे XL इज ग्रेटर देन क्या होगा, XC, दैट्स मीन VL जो है वो VC से क्या है, बड़ा है। अगर VC इज ग्रेटर देन VL हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है और आसानी से आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फेज को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे, और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये LCR सर्किट में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं कि LCR सर्किट में करंट क्या होता है, LCR सर्किट में जो है फेज क्या होता है, LCR सर्किट में इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, और इम्पीडेंस इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज़ होती हैं, और किस तरह से ये बिहेवियर करता है अगर VL इज ग्रेटर देन VC और VC इज ग्रेटर देन VL, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आपकी आ गई तो अब हम आगे की बात कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का टॉपिक आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। रेजोनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस का मतलब होता है, कभी आपने सिंपल पेंडुलम को अगर देखा हो, तो सिंपल पेंडुलम को अगर एक बार आप ऑक्सीलेट कर दो, एक बार अगर ऑक्सीलेट कर दो आप, एक बार अगर आप ऑक्सीलेट कर दो तो क्या होता है कि धीरे धीरे अगर उस पर लगातार फोर्स ना लगाओ तो वो डैम्प्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डैम का मतलब धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगता है, राइट। लेकिन अगर आप जो पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक फोर्स उस पर लगाएं, जैसे ही मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि छोटा बच्चा जो झूले पे झूल रहा है, जब वो आगे की तरफ जाता है फिर पीछे आता है, आप थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं, फिर वो सेम एम्पलीट्यूड जाता है, फिर पीछे आता है, फिर लगा दिया, तो आपके फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी और उस बच्चे के झूले की जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो हर ऑक्सीलेशन में उसका एम्पलीट्यूड जो डैम्प हो रहा था वो डैम्प नहीं होगा, अब वो सेम एम्पलीट्यूड क्या करेगा, सस्टेन करेगा। और ऐसे सिचुएशन में जो आपकी फोर्स फ्रीक्वेंसी है और जो उस झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस की कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर झूले पे आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो झूला रुक जाएगा। लेकिन अगर आप उस झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे ही झूला आगे की तरफ जाए और पीछे की तरफ आए, आपने फोर्स लगा दिया, फिर वो गया, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगा दिया, फिर गया वो, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगा दिया, तो ये जो पहले डैम्पिंग हो रही थी अब ये डैम्पिंग नहीं होगा और ये सेम मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, सस्टेन करेगा और अपने ऑक्सीलेशन को लगातार सस्टेन करेगा। तो होता क्या है कि जो पहले एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा था वो कम नहीं हो रहा है, आपके फोर्स लगाने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। तो कंडीशन ये है कि आपके फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी और इस झूले की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है, दोनों मैच करती है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम सिचुएशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा देना, है ना। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करा देना, मैच करा देना। आपने शायद देखा होगा जब आप लोग रेडियो को ट्यून करते हैं, आजकल तो रेडियो नहीं है, पहले रेडियो होता था, शायद आपने देखा भी होगा। तो रेडियो को जो हम लोग ट्यून करते थे तो ट्यून करते वक्त किसी एक पर्टिकुलर चैनल पे हम उसको घुमाते थे, जब उसको घुमाते थे तो एक पर्टिकुलर चैनल पर जाकर ट्यून हो जाता था। जैसे ही वो ट्यून होता था, ट्यून होने का मतलब क्या है कि आपके रेडियो में जो आपने फ्रीक्वेंसी जनरेट की है और जो हमारे नेचर में जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो दोनों आपस में मैच कर गई, और जैसे ही मैच होगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा आपको उसकी वॉइस बिल्कुल से क्लियर सुनाई देने लगेगी, बाकी की वॉइस आपको सुनाई नहीं देगी। कभी आपने सोचा है कि मोबाइल फ़ोन पे एक साथ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपको उसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है जिससे आप लोग बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रेजोनेंस की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी है, आपका मोबाइल जो है, मोबाइल का नंबर जो है वो बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी का कोडिंग फॉर्म है। तो आपका नंबर, मोबाइल नंबर
किसी दूसरे के मोबाइल नंबर से जैसे ही मैच करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, तुरंत रिजोनेटिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और आपकी वॉइस ही उसे सुनाई देगी, दूसरे की वॉइस सुनाई नहीं देगी। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक साथ कई सारी वॉइस सुनाई देने लगती है, आपका फ़ोन कहीं और मैच कर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो फ्रीक्वेंसी मोबाइल फ़ोन से जनरेट की है नंबर डायल करके, वो फ्रीक्वेंसी किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, है ना। तो क्या होगा, आपको उसकी वॉइस क्या होगी, सुनाई देगी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रिजोनेंस का टॉपिक, और रिजोनेंस का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोनेंस? रिजोनेंस इज द मैचिंग ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग बात करेंगे रिजोनेंस की। रिजोनेंस तो मैं सिंपली पहले आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपके पास एक पेंडुलम है, अभी मैंने समझाया, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेंडुलम है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसका भी मोशन कैसा होगा, हार्मोनिक होगा। और इसके लिए जब ग्राफ आप बनाओगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो ग्राफ बिल्कुल से एसी की तरह आता है। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि टाइम के साथ, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन होता है, और यहाँ पे सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन होता है पेंडुलम के केस में, और सर्किट के केस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो होता क्या है कि धीरे 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 पहले तो ऐसे फुल जाएगा, फिर आएगा वापस, फिर जाएगा, फिर जाएगा, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल से रुक जाएगा। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखना ध्यान से समझना। तो ग्राफ जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किट में इस वाली डैम्पिंग की समस्या को दूर करने के लिए, डैम्पिंग का मतलब डिक्रीजिंग इन द एम्पलीट्यूड, तो ये डैम्पिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे ही पेंडुलम पीछे की तरफ आया, हमने फोर्स लगा दिया। तो अभी जो एम्पलीट्यूड इसका थोड़ा कम हो रहा था, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड फिर से मेंटेन हो जाएगा, और फिर वापस आएगा, फिर फोर्स लगा दिया, फिर ये गया, और लगातार ये अपने ऑक्सीलेशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। तो कंडीशन क्या हुई, इस पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है और आपके फोर्स लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिजोनेटिंग कंडीशन। और इस कंडीशन में इसका एम्पलीट्यूड देखो, जो कम हो रहा था वो बढ़ जा रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब इसी चीज़ को हम लोग जो है एसी सर्किट के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को निकालेंगे कि रिजोनेंस क्या होता है और एसी सर्किट के लिए रिजोनेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। सो दिस इज द रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। इसको हम ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम रखा गया एलन ट्यूनिंग के नाम पे। ट्यूनिंग सर्किट भी इसे कहते हैं क्योंकि ये रिजोनेटिंग के काम में आता है। तो इसको एलसीआर सर्किट में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, इन द एलसीआर सर्किट व्हेन द फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज जीरो। जब करंट और अप्लाइड ईएमएफ, इन दोनों के बीच का जो फेज है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेटिंग कंडीशन कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये निकल के आई कि रिजोनेंस के लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। करंट और ईएमएफ के बीच का जो गैप होना चाहिए, जो फेज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसके लिए हम कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि tan फाई इज इक्वल टू होता है XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो फाई की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू हो गया XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। अब tan 0 की वैल्यू होती है जीरो, तो ये वैल्यू तो जीरो के बराबर हो गई। अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो बेटा XL इज इक्वल टू क्या हो गया, XL माइनस XC इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो XL इज इक्वल टू XC के बराबर हो गया। आ रही बात समझ में, XL इज इक्वल टू XC के बराबर हो गया। XL इज इक्वल टू XC के बराबर होने का मतलब क्या है कि जो आपका कैपेसिटिव इंडक्टेंस जो है वो आपका जो है इंडक्टिव इंडक्शन के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर अगर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेटिंग कंडीशन कहते हैं। तो रिजोनेंस के लिए दो कंडीशन निकल के आ गई। पहला कंडीशन फाई की वैल्यू जीरो, दूसरा XL इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, XC के बराबर होना चाहिए। XL किसके बराबर होना चाहिए, XC के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो रिजोनेटिंग कंडीशन में कैसी करंट मिलती है, मैक्सिमम करंट मिलती है। तो करके देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने करंट की वैल्यू फाइंड करी थी, क्या निकाली थी, दैट इज द E अपॉन, यही तो निकाला था, E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC।
और हमने कहा कि हमें आई मैक्स चाहिए, और आई मैक्स के लिए बेटा क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कंडक्टर में रहेगा ही रहेगा। तो अभी मैंने कंडीशन रेजोनेंट की फाइंड करी है एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि ये माइनस है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आई मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ई अपॉन आर आ जाएगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि किसी भी कंडक्टर में केवल और केवल रेजिस्टेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस सर्किट में एल और सी होना चाहिए। आर जब इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी तो ऐसी सिचुएशन में ही ये क्या हो पाएगा, ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये बराबर होगा तो इसका फेज होता है बेटा प्लस पाई बाई टू, है ना, मतलब कैपेसिटर का होता है, और इंडक्टर का होता है माइनस पाई बाई टू। तो ये एक दूसरे की ये फेज को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आपके घरों में जो फैन लगा हुआ होता है ना, उस फैन में हम एक छोटा सा कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। वो कैपेसिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका कॉज सुनिए। क्योंकि जो फैन होता है उसके अंदर कॉइल्स होती हैं, और कॉइल बेसिकली क्या होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं। तो अगर उसमें हम एसी करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, प्लस जो है माइनस पाई बाई टू फेज क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो माइनस पाई बाई टू फेज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर आपने उसमें कैपेसिटर नहीं लगाया तो आपका फैन जो होगा एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे घूमेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा। क्या करेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा, वो पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं घूमेगा। तो जो इंडक्टर उसके अंदर जो कॉइल है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने कैपेसिटर लगाया तो वो क्या करता है, प्लस पाई बाई टू फेज क्रिएट करता है, और जो इसके अंदर कॉइल लगी हुई है उसका फेज कितना है, माइनस पाई बाई टू है। तो दोनों फेजेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फैन बहुत अच्छे से चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका फैन जो है वो सही से नहीं चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो आप कहते हैं कि भाई इसका जो कंडेंसर चेंज करा दो। कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर चेंज करा दो। तो आप जैसे ही कैपेसिटर चेंज कराते हो तुरंत चलने लगता है। क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फैन के अंदर के इंडक्टर है उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब जो एक्सएल की वैल्यू है वो एक्सी के बराबर नहीं है, या तो कम ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा होगा या कम होगा, इस वजह से वो कंप्लीटली नहीं घूम पा रहा है, अपोज कर रहा है, राइट। अगर ये दोनों जब आपस में बराबर होंगे उस कंडीशन में आपका जो फैन होगा वो बहुत फास्ट मूव करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में उसको मैक्सिमम करंट मिलेगी, और जब मैक्सिमम करंट मिलती है तो पावर भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आपका फैन बहुत तेजी से चलेगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पहली कंडीशन रेजोनेंस के लिए फाई इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन है एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए, और मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ईएमएफ को, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को आप उस कंडीशन के रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो इस वाली वैल्यू फॉर्मूले में रखने के बाद ये वाली वैल्यू निकल करके आती है। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई। एक कंडीशन और हम डेराइव कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो रेजोनेंस के लिए ये निकल के आई, दूसरी कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर इफ मान लें कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा है, इसको मैं ओमेगा नॉट मान लूँ या ओमेगा आर मान लूँ। ओमेगा नॉट या ओमेगा आर का मतलब क्या हुआ, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या कह रहे हैं, इसको हम रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास है एक्सएल इक्वल टू एक्सी, आप एक्सएल को लिख सकते हो ओमेगा एल, क्योंकि ये रेजोनेटिंग कंडीशन है इसलिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा ओमेगा नॉट या ओमेगा आर। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, एलसी होती है ना, सॉरी एक्सी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा सी होती है, दिस विल बी ओमेगा नॉट इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट या 1 बाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। अगर आपसे पूछता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होगा, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस पे। इंडक्टर और कैपेसिटेंस को आप बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ, आपकी नई नई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जनरेट होती चली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टर को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग जो है कैपेसिटर को चेंज करते हैं। अब आप रेडियो को याद करिए कि रेडियो का जब आप ट्यून करते थे तो जब उसको घुमाते थे तो उसको घुमाने से उसका कैपेसिटेंस चेंज होता था। जब कैपेसिटेंस चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी। जब कैपेसिटेंस चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव से क्या करेगी, जो है वो करेगी, रिजोनेट करेगी, तो आपको अलग अलग चैनल्स दिखाई देंगे। टीवी सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, आप रिमोट पे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का लगा हुआ कैपेसिटर जो है ऑटोमेटिकली चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से चैनल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सोचेंगे तो और भी अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो तीसरी कंडीशन ये निकल के आ गई कि रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा नॉट, ये किसके बराबर होती है, अंडर रूट एल सी।
बेसिकली ये रिजोनेटिंग ओमेगा नॉट जो है इसको हम नॉर्मली रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, लेकिन ये क्या है बेसिकली रिजोनेटिंग वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। और आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 पाई अपॉन टी, और 1 बाई टी को 2 पाई न्यू। तो ये न्यू जो है बेसिकली क्या है, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो मैं ओमेगा नॉट की जगह पे लिख सकता हूँ 2 पाई न्यू नॉट, और यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से अगर मुझे रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। किसका एक्सप्रेशन है ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू अगर 0 होगी तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस, जो इसका इंपीडेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि आई मैक्स आपने निकाला था, करंट मैक्सिमम जब थी तो उस कंडीशन में ई अपॉन ये आर के बराबर हो गया था। मतलब इंपीडेंस जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। तो अगर इंपीडेंस आर के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अगर मैक्सिमम करंट मिलता है तो एक्सएल और एक्ससी की बराबर आपस में बराबर होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, ये रिजोनेटिंग कंडीशन है, राइट। एंड दिस इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ बनाए, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट, देन व्हाट वी गेट दैट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊँ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये करंट हो गया। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो आप देखेंगे कि आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, क्योंकि करंट इंस्टेंटेनियस है। अब ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ये तो करंट फ्लो कर रहा है, ये वाली जो है मैक्सिमम वैल्यू है। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पे ही क्या होगा, रेजोनेट होगा। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो एफ नॉट होगा, या एफ और कह लीजिए आप इसे, या इसे आप सिंपली ओमेगा नॉट कह लीजिए। तो ये जो ओमेगा नॉट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो मैक्सिमम पे अब जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाओगे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगा, मैच आउट करेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं अ सीरीज एलसीआर सर्किट विच admit maximum current corresponding to a particular angular frequency omega naught, है ना, of a AC source is called the series resonant frequency circuit, and the angular frequency omega naught or omega rod is called the resonant angular frequency। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, या ओमेगा नॉट कह लीजिए या एफ नॉट कह लीजिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग कहेंगे। रिजोनेंस तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको वॉइस सही सुनाई नहीं देगी। जैसे आप ट्यून करते हो तो यहाँ पे वॉइस सुनाई नहीं देगी, यहाँ पे वॉइस सुनाई नहीं देगी, एग्जैक्टली सबसे क्लियर आवाज़ आपको यहाँ पर सुनाई देगी। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, अगर इधर वाली वैल्यू को मैं ओमेगा 1 मान लूँ और इधर वाली वैल्यू को मैं ओमेगा 2 मान लूँ, है ना, तो ओमेगा 1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं कि भाई इसकी कितनी विड्थ होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी इस पूरे ग्राफ के अंदर आ जाएंगे, तो इसे मैं कहता हूँ बैंड विड्थ। क्या कहता हूँ, बैंड विड्थ। क्या कहूँगा बेटा इसे मैं, बैंड विड्थ। और इसको मैं डेल्टा ओमेगा से क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बैंड विड्थ निकालने के लिए आप ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो बैंड विड्थ जो होती है, जितनी ज़्यादा बैंड विड्थ किसी भी चैनल की होगी, मतलब जब आप रेडियो देखते हैं तो उसके ऊपर एक मीटर बना हुआ होता है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा उतना ही वर्स्ट जो है उसमें जो है ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो अगर मुझे बैंड विड्थ निकालनी है तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला बेटा हो जाता है, तो अगर आप यहाँ से ये वाली वैल्यू को ओमेगा 1 मान लो, जैसे ये इन दोनों का अंतर जो है, ठीक है, इन दोनों का अंतर डेल्टा ओमेगा है, इन दोनों का अंतर जो है डेल्टा ओमेगा है, इस बैंड विड्थ को मैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कहूँगा। अगर मुझे यहाँ से ओमेगा 1 निकालना है तो मैं ओमेगा नॉट में ये वाली वैल्यू क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बैंड विड्थ का मतलब ये वाली वैल्यू, दिस वन, या इसको आप मान लो ये वाली। अगर मुझे ओमेगा 1 निकालना है तो ओमेगा नॉट में मैं क्या करूँगा, डेल्टा ओमेगा ऐड कर दूंगा। और मुझे अगर ओमेगा 2 निकालना है तो ओमेगा नॉट में से डेल्टा ओमेगा क्या कर लूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। तो इस तरह से मुझे इसे जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, बेटा अगर मैं इसमें विड्थ की बात करूं तो विड्थ इसमें जो है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें जो विड्थ है वो ये है डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इधर भी डेल्टा ओमेगा और इधर भी डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा चेंज इधर है, डेल्टा ओमेगा चेंज इधर। अब आपको क्या करना है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा नॉट में से क्या करेंगे, ओमेगा 1 प्लस कर देंगे, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, अपर लिमिट। इसको कहते हैं LSB, सॉरी USB। USB का मतलब होता है अपर साइड बैंड।
और इसको हम कहते हैं LSB, इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड। ये सब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे आप, फिलहाल आप इतना समझते रहें कि ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट की इधर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इधर भी कुछ फ्रीक्वेंसी होती हैं जिसपे कोई भी चैनल रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भी चैनल क्या हो सकता है, यहाँ भी रेजोनेट हो सकता है, यहाँ भी रेजोनेट हो सकता है, यहाँ भी रेजोनेट हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे रेजोनेट होगा तो उतनी क्लियर फ्रीक्वेंसी आपको, उतनी क्लियर आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी जितनी आपको यहाँ सुनाई देगी। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट मिल रही है उस पर आपको बहुत ही क्लियर वॉइस आपको सुनाई देगी और बहुत क्लियर चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको एक और तरीके से हम लोग समझेंगे जिसे हम लोग कहते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने ओमेगा 1 लिखा, तो ओमेगा 1 बेटा ये होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओमेगा में ये डेल्टा ओमेगा प्लस कर देंगे तो ये मिल जाएगा ओमेगा नॉट में। इसी तरीके से ओमेगा 2 अगर मुझे लिखना है तो ओमेगा 2 में लिखूंगा तो ओमेगा में से ओमेगा 2 माइनस, क्योंकि इधर की तरफ है तो ओमेगा माइनस ओमेगा 2। अब मुझे अगर विड्थ निकालनी है, अगर मुझे विड्थ निकालनी है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करूंगा तो यहाँ से मुझे आएगा 2 डेल्टा ओमेगा। कितना आ जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। तो 2 डेल्टा ओमेगा क्या हो गई? बैंड विड्थ हो गई, बैंड विड्थ हो गई। 2 डेल्टा ओमेगा जो हो गई क्या हो गई बेटा? बैंड विड्थ हो गई डेल्टा ओमेगा। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बैंड विड्थ जितनी ज़्यादा होगी आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ही वर्स्ट होगा। तो बैंड विड्थ कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसकी जो विड्थ है अगर वो कम होगी तो आपको अच्छे सिग्नल मिलेंगे और आपका डिवाइस उतना ही अच्छा होगा। जैसे आप मार्केट में जाएं तो आपको 500 का भी रेडियो मिलेगा और 5000 का भी रेडियो मिलेगा, तो 5000 का रेडियो जो है वो ज़्यादा प्रिसीज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ये बैंड विड्थ जो है बहुत ही शार्प करके बनाई जाती है, एग्जैक्ट बनाई जाती है। जो FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM आप लोग पढ़ते हैं, और AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आप देखेंगे 2 चैनल होते हैं रेडियो में, FM होता है, AM होता है। तो FM पे आपको वॉइस बहुत क्लियर सुनाई देती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, मतलब उसकी जो बैंड विड्थ होती है वो कम ही होती है। FM पे देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 88 से स्टार्ट होता है और 110 या 108 तक होता है। और जबकि अदर चैनल्स पे देखो आप, AM पे देखो तो उस पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पे आपको आवाज़ तो सुनाई देती है, पीछे और भी आवाज़ आ रही होती है क्योंकि उस पर भी वो रेजोनेट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको मेज़र करने के लिए हम लोग जो है बात करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब होता है कि कोई भी कर्व जो आपने फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में बनाया है वो कितना ज़्यादा शार्प है। वो जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ही अच्छा आपको कर्व मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा कि मैक्सिमम करंट जो होती है वो डिपेंड करती है EMF अपॉन R पे, मतलब जो I मैक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? R पे डिपेंड करेगा। अगर R ज़्यादा होगा तो I मैक्स क्या होगा? कम होगा। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, तो बात हम लोग कर रहे हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की मतलब आपका जो सर्किट है वो कितना शार्प है, वो कितना एग्जैक्ट, बहुत ही क्लियर वॉइस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या कहलाता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहलाता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि जब आप लोग 2G मोबाइल आपके पास थी तो आप उससे बात करते थे तो आपको वॉइस उतनी क्लियर नहीं सुनाई देती थी। जब आप लोगों ने 4G मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपको वॉइस के साथ साथ वीडियो की भी क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 4G का स्पेक्ट्रम है, जो फ्रीक्वेंसीज़ का रेंज है, उसकी जो बैंडविड्थ है वो कम है और हाई है, इसलिए आपको वो क्लियर सुनाई देता है। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग ग्राफ बनाऊँ, किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी के बीच में और आई के बीच में। इसके बीच में मैं ग्राफ बनाऊँ तो मान लीजिए पहला ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है, दूसरा ग्राफ हमारा इस तरह से है, तीसरा ग्राफ हमारा इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि इस पे करंट की वैल्यू ये है, इस पे करंट की वैल्यू ये है, इस पे करंट की वैल्यू आप देख रहे हैं ये ज़्यादा शार्प है, इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। अब ये ज़्यादा फ्लैट है, अब ये ज़्यादा फ्लैट है और करंट भी कम है, इसका मतलब यहाँ पे R3 जो होगा वो ग्रेटर होगा R2 से और ग्रेटर होगा R1 से। इसका मतलब R1 जो है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा मैक्सिमम करंट मिल रही है, और ये जो कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, इसे हम लोग कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या कहते हैं? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो विड्थ है, इसकी जो 2 लैम्डा डी है, इसकी जो बैंडविड्थ है, इसकी जो बैंडविड्थ है और इसकी जो बैंडविड्थ है और इसकी जो बैंडविड्थ है, तीनों में अंतर होगा, है ना। इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा मैं और अच्छे से क्लियर बनाऊं तो चीज़ें शायद आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं, देखो आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसकी विड्थ आप देखो, इसकी विड्थ आप देखो और इसकी विड्थ आप देखो। ठीक है, तीनों की विड्थ देखो।
तो आप देखेंगे कि जो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना था, R3 माना था, ये R2 था और ये R1 था, और यहाँ पे हमने कहा कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज इक्वल टू, तो सबसे ज़्यादा करंट इसमें होगी जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसकी विड्थ सबसे कम है, तो जिसकी बैंड विड्थ कम होगी उसकी रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सबसे अच्छी होगी, हम कहेंगे कि वो ज़्यादा शार्प है, और इसी को हम लोग कहते हैं शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। क्या कहते हैं? शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस जो है वो उसको हम एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यू फैक्टर। क्या कहते हैं बेटा? क्यू फैक्टर। अब ये क्यू फैक्टर होता क्या है? तो क्यू फैक्टर बेसिकली जो है उसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर का मतलब जो आपका रेजोनेटिंग सर्किट है वो कितना अच्छा है, वो वॉइस को कितने अच्छे से रेजोनेट कर पा रहा है। इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, इसके लिए कई सारे फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का तो ये था कि आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या इसे आप कह लीजिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बैंड विड्थ डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। ये आपकी है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अच्छी तब होगी जब उसकी बैंड विड्थ क्या होगी? कम होगी। तो बैंडविड्थ जितनी कम से कम होगी उसकी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतनी ही अच्छी होगी, उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही अच्छा होगा। क्वालिटी फैक्टर को और अच्छे से हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि C और V यूज करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर टू द अप्लाइड वोल्टेज, राइट। सो द रेशियो, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड 1 मार्क्स में आ सकता है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across कैपेसिटर और इंडक्टर टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है और कंडक्टेंस या उसके अक्रॉस कितना है। तो Q इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो VL लिख सकता हूं और इसे मैं क्या लिख सकता हूं? V, ठीक है। आपने V वोल्टेज अप्लाई किया और इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हुआ VL, या इसको मैं VC भी लिख सकता हूँ। दोनों केसेस में आप ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ओमेगा एल आर होस, तो मैं मान लीजिए मैं ओमेगा एल ले रहा हूँ, तो ओमेगा एल, ठीक है। तो क्योंकि रिजोनेटिंग सर्किट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू एक्सएल, और नीचे क्या आ जाएगा? I इंटू आर। तो ये कट गया, तो यहाँ से Q इक्वल टू आ गया एक्सएल अपॉन आर। क्या आ गया? एक्सएल अपॉन आर। तो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप डिवाइड कर दें किससे? यू जस्ट डिवाइड दैट बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दें हम लोग? इसको डिवाइड कर दें, इसको रेजिस्टेंस के साथ हम लोग क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला भी निकल के आया वो हमने लिखा एक्सएल अपॉन आर। इसको थोड़ा सा और अगर रिजॉल्व करें तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट, है ना, इंटू एल, राइट, अपॉन आर, ठीक है। ये लिख सकते हैं ओमेगा नॉट एल अपॉन दैट, ठीक है। अब ओमेगा नॉट जो होता है, अब आपको पता है कि रिजोनेटिंग सर्किट में ओमेगा नॉट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी क्या? LC, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ नई वैल्यूज, नया एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट दैट 1 अपॉन आर, राइट, 1 अपॉन आर अंडर रूट L बाई C, ठीक है, L बाई C. So this is the expression of quality factor. That's mean if you have a value of resistance, inductor and capacitance, with the help of you can define the quality of factor. मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना अच्छा इंडक्टर लगा रखा है, कितना अच्छा कैपेसिटर लगा रखा है और कितना अच्छा आपने रेजिस्टेंस उसमें अप्लाइड कर रखा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटी फैक्टर इसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने LCR सर्किट डिस्कस किया, उसको हम रेजोनेटिंग सर्किट कहते हैं, और रेजोनेंस का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने इम्पीडेंस की बात करी, उसके बाद हमने रेजोनेंस की अलग अलग कंडीशंस की बात करी, और लास्ट में जाकर के हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर डिस्कस किया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छा कब कहलाएगा। अच्छी मोबाइल आप खरीदने जाते हैं, कॉस्ट अलग अलग होती है, कोई मोबाइल बहुत अच्छी होती है, कोई मोबाइल बहुत गड़बड़ होती है। तो जो अच्छी मोबाइल है उसमें अच्छे तरह के एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि उसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो? बहुत अच्छा हो। भाई फ़ोन लगा रहे हैं तो उसी नंबर पे फ़ोन लगे, पता चला कहीं और लग गया, ठीक है। ये तरह की समस्याएं जो है आती हैं। तो ये जो टॉपिक आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली देखिए, और देखने के बाद आप लोग बहुत ही
सौम्यता के साथ जो है इसको नोट करें। नोट करने के बाद जो है बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आता है। आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग सॉल्व करें। अभी ये चैप्टर हो जाने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब कुल मिलाकर के इसमें 3 लेक्चर्स और होंगे, जिसमें हम लोग एक तो हमारा एलसी ऑक्सीलेशन पे लेक्चर होगा। दूसरा लेक्चर जो होगा हमारा वो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट आपका है एसी जनरेटर, जिसको हमें पिछले चैप्टर में ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है 7th चैप्टर में, इसलिए हम लोग इसको इसमें पढ़ेंगे। एसी जनरेटर की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है आपका जो है एसी जनरेटर हो गया। एसी जनरेटर के बाद किस तरह से जो है आपका सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ कि एसी जनरेटर है और इसके साथ में आपका जो है एक डिवाइस और मिलता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का एक लेक्चर बनेगा, दूसरा आपका एसी जनरेटर का, और एक लेक्चर और आपका होगा एलसी ऑक्सीलेशन एंड पावर, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर के 3 लेक्चर और इस पे होने वाले हैं और ये 3 लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।